नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। मुद्दों के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अलवर ग्रामीण से पूर्व विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम जाटव से और जानेंगे उनके विचार। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका डिटेल में साहब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आईटीएल चैनल को, और भाई पुष्पेंद्र जी आपको भी, क्योंकि आपने मुझसे आकर के संबंध राजनीतिक विषय में बात करना चाह रहे थे, और उसके लिए मैं चैनल को भी अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अलवर वासियों को, राजस्थान वासियों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। आज तारीख हो गई 23, और इस 23 तक राजस्थान की सरकार को लगभग 4 वर्ष पूरे हो गए। ये राजस्थान विधानसभा में जो ये शीतकालीन सत्र जो होना चाहिए, एक मानसून सत्र के रूप में जो चला रहे हैं, मैं इस सत्र से इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ। अभी 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान विधानसभा का लंपी बीमारी जो राजस्थान में गायों में है, उसके लिए हमने सबने घेराव किया था, और घेराव के साथ साथ अपनी जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, उस प्रजातांत्रिक के आधार पर हमने जो मांग की थी, जो लंपी बीमारी के साथ साथ इस तरह के जो देश पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, आए दिन डॉक्टर, कोई एसएचओ या आईएएस और आरएस अफसर इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। दूसरा, इस राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला कोई सुरक्षित नहीं है। राजस्थान जो प्रदेश है, हिंदुस्तान में नंबर 1 पे जो आ रहा है, हमको शर्मसार करने वाला ये जो प्रदेश है, इसमें अगर दोषी है तो राजस्थान की सरकार, अशोक जी गहलोत जो इस सरकार को चला रहे हैं, 4 साल में जो सरकार है, जो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, इन सब विषयों को छोड़ करके केवल अपनी सरकार बचाने में लगातार 4 साल ये चलता रहा। राजस्थान जो वसुंधरा जी के टाइम में 5वें स्थान पर था, आज वो लगभग कोई 20-25वें स्थान पर पहुंच गया। और नंबर 1 पर जो है राजस्थान, वो है बलात्कार, महिलाओं के साथ दुष्पीड़न, अत्याचार, डकैती, और ये इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, राजस्थान शर्मसार है। और मैं इस सरकार का पुरजोर शब्दों में विरोध भी करता हूँ। जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे 2018 में, राजस्थान सरकार जो बनी, उससे पहले इन कांग्रेस के लोगों ने अपना चुनावी जो रखा था, उस चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, शिक्षित बेरोजगार को हम रोजगार देंगे, आप अनुसूचित जाति, जनजाति को हम जो इस तरह के जो विकास कार्य जो ग्राम पंचायत स्तर पर होने थे, पानी, बिजली, पानी की जो व्यवस्थाएं होनी थी, जो वो नहीं हुई, वो करेंगे हम। और दूसरा, चुनाव के बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो मालाखेड़ा में आए थे, उन्होंने आप 1 से लगा के 10 तक गिनती बोले, और 10 तक गिनती जब तक पूरी हो जाए, 10 दिन में आपके किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ होगा। आज 4 साल निकल गए, इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। एक पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों की? उसने कहा था कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं किसान हूँ। और कर्जा माफी के लिए अशोक गहलोत ने और कांग्रेस ने घोषणा की थी, कर्जा माफ नहीं हुआ, और मैं इसका दोष मानता हूँ और मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आज राजस्थान प्रदेश का जो किसान है, वो बहुत परेशान है। लंपी बीमारी के लिए जो गाय हैं, हमारे यहाँ के साथ साथ पूरे पश्चिमी राजस्थान में जो पशुपालक हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। गाय के साथ साथ ये भैंसों में भी आने वाला है लंपी बीमारी। हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं, पूरे देश में जो बीमारी आई थी कोरोना, वो ये महामारी के रूप में आई थी।
मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी को अपनी तरफ से धन्यवाद नहीं जितना उनका आभार व्यक्त करूं मेरे पास शब्द नहीं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने यहाँ की जो हमारे यहाँ की जो इंडिया की जो वैक्सीन जो बनाई वो क्यों बनी, यहाँ के इंजीनियरों का, यहाँ के डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया और उसने कहा कि हम स्वदेशी वैक्सीन ही लेंगे, हम विदेशी वैक्सीन नहीं लेंगे। देश में ये तीसरा साल, इस दुनिया में तीसरा साल कोरोना के उसमें चल रहा है और वो वैक्सीन हमको जो दी, उस वैक्सीन से इस बीमारी का सत्यानाश हो गया। हमने कोरोना काल में गांव-गांव में जाकर के जो गरीब लोग थे, जो जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, कपड़े नहीं थे, चप्पलें नहीं थी, और उनको इस कोरोना के बचाव के लिए भी हमने गांव-गांव में जनसंपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबने संपर्क किया, राजस्थान प्रदेश में हमने भी सब, और उनको वहाँ के खाने के लिए, उनके पास कपड़ों के लिए, जूतों चप्पलों के लिए हमने राजस्थान प्रदेश में हमने यहाँ व्यवस्था कराई। राजस्थान की सरकार के भरोसे कोई आदमी सोचे अगर मैं सुरक्षित हूँ तो सुरक्षित नहीं रह सकता। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 4 दिन पहले एक पत्र आया और यहाँ जो हमारे भाजपा की नेता है उसके घर पे पत्र डाल के चले गए लोग। अब 25-24 के बाद में आपका तन से जो है सर जुदा कर देंगे, क्योंकि आपने जो उसकी मथुरा की जो मंदिर है उस मंदिर के लिए आपने समर्थन किया व्हाट्सएप पे, हम इसलिए कर देंगे। राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है। उदयपुर की जो घटना हुई, कन्हैयालाल को जो चाकुओं से उन व्यक्तियों ने बहुत बेरहमी से मारा गया और लगातार लोग डरे हुए हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में चल नहीं सकती। मैं इस तुष्टीकरण की राजनीति को, कांग्रेस को जो ये कर रही है, ये केवल अपने वोट के लिए कर रही है, अपनी कुर्सी के लिए कर रही है। ये कितना तुष्टीकरण की राजनीति कर ले, आने वाले जो चुनाव 2023 में विधानसभा के होंगे, यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं लगातार 25 साल से राजनीति में हूँ। मैं सरपंच भी रहा, जिला पार्षद रहा, 2003 से खैरतर से विधायक भारतीय जनता पार्टी से रहा, 2013 से मैं 18 तक भारतीय जनता पार्टी का अलवर ग्रामीण से विधायक रहा। मैं 4 बार जनप्रतिनिधि रहा हूँ। मुझे इस बात का पता है कि आज भी गांव में जो पानी की किल्लत है, जल जीवन मिशन का प्रोग्राम ऊपर से आया, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए जो पैसा दिया लगभग 2400 करोड़, उनमें से राजस्थान में रुपया खर्च हुआ है। और अलवर जिले के जो गांव हैं जहाँ जल जीवन मिशन के लिए इन लोगों ने जो बोरिंग कराया, कई बार पाइपलाइन डाली। मैं आपको उदाहरण दूं, घाटला में जल जीवन मिशन की स्कीम को चालू तो कर दिया लेकिन वो बंद पड़ी है। यहाँ एक दिन अखबार में छपा था, मैंने पढ़ा कि जल जीवन मिशन के लिए जो ठेकेदारों ने काम किया उसमें 50% काम नहीं बिछी, न टंकियां बनी, न बोरिंग ठीक हुआ से हुआ बोरिंग, और उनके 50% काम के बदले में 100% राशि वो उन लोगों ने भुगतान ले लिया। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है जो जल जीवन मिशन है। इस देश की जो केंद्र की सरकार है, मैं उस सरकार को अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ। जन कल्याणकारी सरकार है। आप स्वच्छता के रूप आप उसमें देखिए, इस देश में कोई सोचता नहीं था। आम आदमी, गांव का आदमी, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई बीमार होता वो परेशान रहता था और वो जाने के लिए, सोच के लिए बड़ा दुखदायी मामला सा दिखता था। आज प्रधानमंत्री ने इस देश के गांव के आदमी की, गरीब आदमी की सोच को बदल दिया और वो शौचालय का नाम भी गांव के लोगों ने अपनी तरफ से, अपनी वजह से उन लोगों ने उसका नाम इज्जत घर रख दिया। तो इसलिए स्वास्थ्य का जो काम चलाया, हर घर को, हर गरीब व्यक्ति ढकने के लिए छत, और वो आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, जो पहले इंदिरा आवास के रूप में ये जो केवल 45,000 50,000 देते थे, भारत सरकार ने उसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया और 1.5 लाख रुपए में उनका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बहुत ढेर सारे हर ग्राम पंचायत में मकान बन रहे हैं।
दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जब से केंद्र में सरकार आई है, इन्होंने भ्रष्टाचार को काम और किया है। पहले जो नरेगा में काम करते थे या ग्राम पंचायतों में जो लेबर काम करती थी, कहीं भी काम करते थे, उनको भुगतान ऐसा नहीं किया जाता ऑनलाइन। आज नेट से ग्राम पंचायत को जोड़ा है, टोटल नेट से जोड़ा है, सारा पैसा उनके बैंक अकाउंट में जाता है। जो वृद्ध अवस्था पेंशन होती थी, विधवा अवस्था पेंशन होती थी, गांव में पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी आता था और उससे अंगूठा लगवा के चला जाता था। 3-3 पेंशन थी, उनमें से बेचारों को आधी पेंशन भी नहीं मिलती थी। आज उससे ये फायदा हुआ नेट से जोड़ने से, और उससे वो उनके बैंक अकाउंट में पेंशन जाती है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र की सरकार को कि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, और ये जो ऑनलाइन काम किया, जो नेट से जोड़ा ग्राम पंचायतों को, उससे उनको न्याय मिल रहा है, उनका पैसा उनके पक्ष में जा रहा है, उनके हक के लिए जो मिल रहा है वो सही मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऑनलाइन नहीं होता था, सीधा ग्राम पंचायत में से सीधा भी वो खाली मस्टोर भर लेते थे और अंगूठे लगवाए भुगतान हो जाता था। आज भ्रष्टाचार का जो बोलबाला राजस्थान में रहा, वो केंद्र की वजह से यहाँ भ्रष्टाचार ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं। जो केंद्र जो जिन योजनाओं को लागू करती है उसका नाम बदल देते हैं। विधायक जी, अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में आखिर वो जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, उसने बहुत ज़्यादा कार्रवाई की है। बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बहुत अच्छा काम कर रही है ईडी। तो आपको नहीं लगता कि राजस्थान के मामले उजागर हुए हैं और इस पर सख्त कार्रवाई की गई है? ये राजस्थान प्रदेश में 4 साल में जितने पत्रकार जी, जितने भ्रष्टाचार के जो एसीडी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो काम किया है, वो जनहित में काम किया है। आगे भविष्य में आने वाला जो समय, वो कर्मचारी, अधिकारी या नेताओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है। इसलिए मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं एक आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सरकार के लिए, मैं मुख्यमंत्री को, और यहाँ मुझे शक है कि IAS IPS या RJS जो जितने अधिकारी या डॉक्टर इंजीनियर जो पकड़े जा रहे हैं, या जो नगर परिषद को का जो चेयरमैन पकड़ लेते हैं, वाइस चेयरमैन को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें अभियोजन जब तक सरकार का नहीं आ पाएगा, वो फाइल चालान हो जाता है, डिपार्टमेंट चालान कर देता है एंटी करप्शन ब्यूरो, लेकिन सरकार उसका अभियोजन नहीं देती। जब करती नहीं मिलेगी, जब तक उनको राजस्थान में ये भय का जो माहौल है ना, जो अब तक यार कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, तो इसलिए राजस्थान सरकार जो मुख्यमंत्री है वो ईमानदारी का ढंढोरा तो पीटता है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति कई जो IAS और RS पकड़े गए, IPS पकड़े हैं, उनको आज तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। इसलिए अभियोजन स्वीकृति देनी चाहिए। विधायक जी, जैसे कि माहौल चल रहा है, जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस में राष्ट्रीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मनाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि इससे राजस्थान की राजनीति में कोई विशेष प्रभाव आएगा, नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और राजस्थान में कुछ सुधार हो सकता है? पूरे देश में कांग्रेस के हालात ये है कि मुझे तो और नहीं, तुझे ठोर नहीं। अशोक गहलोत, इनको लगता है कि अशोक गहलोत इस नैया को पार कर लेगा। ये डूबता जहाज है। अशोक गहलोत बने या और कोई दूसरा बने, कांग्रेस ने जो राज किया, जाति जनजाति अल्पसंख्यकों को भरोसे राज किया, आज अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक बिल्कुल कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस से दूर हैं। क्यों नाराज हैं? 75 साल की आज़ादी में ज्यादातर केंद्र में, राज्यों में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, सरकारें रही, उन लोगों ने विकास नहीं कराया, उनको न्याय नहीं मिला। आज भी दलित छात्र अगर कोई स्कूल में पढ़ता है और उसके बेरे में से पीट करके अध्यापक हत्या कर देता है, इसलिए आज भी इस सरकार में कांग्रेस से जो जाति जनजाति को उठ गया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष गहलोत को बनाए या राहुल को बनाए या सोनिया को बनाए या प्रियंका को बनाए, ये डूबता जहाज है, ये बचने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष रहे सांसद है राहुल गांधी, उसके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा से कांग्रेस को कितना जीवनदान मिलेगा, कितना राजनीतिक लाभ होगा, कितना जन समर्थन मिलेगा, राजनीति पर, भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भारत जोड़ो अभियान जो चला रहे कांग्रेस और राहुल गांधी उसकी
अगुवाई प्रमुखता से वो उसके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, भारत जोड़ो अभियान, भारत टूटा कब था? भारत तो इन लोगों ने तोड़ा है, भारत तो कांग्रेस के लोगों ने तोड़ा है। अब ये जोड़ने की बात कहते हैं, टूटे हुए को जोड़ा तो किसने है? नरेंद्र मोदी ने। जम्मू कश्मीर को तोड़ा इन लोगों ने, कश्मीर को तोड़ा, वो जोड़ा है धारा 370 हटा करके। ये भारत ये जोड़ो यात्रा नहीं है, समय पास कर रहे हैं। किस तरह से समय कैसे पास हो, जनता में एक आवाज जाए, हम जनता के हित में आवाज उठा रहे हैं। इनकी कोई आवाज नहीं है, ना लोकसभा में आवाज है, ना विधानसभा में आवाज है। केवल इन लोगों ने हजार हजार करोड़ के घोटाले किए। आपके मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री था उस टाइम इन लोगों ने हजार हजार करोड़ के घोटाले किए, और इतने घोटाले देश में कभी नहीं हुए। इन लोगों ने तो इस देश को लूटा है। ये अंग्रेज और मुगल देश में, उनसे ज्यादा तो कांग्रेस ने लूटा इस देश को। राजस्थान में जो 13 जिलों की पूर्वी नहर परियोजना है पानी के लिए, तो वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पोल बन गई है और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, काम शुरू नहीं हो पा रहा है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, किस तरह काम शुरू हो सकता है? ईस्टर्न कैनाल जो परियोजना है, चंबल परियोजना, ERCP कहते हैं जिसको, ये राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने इसकी DPR बनाई, और बना करके केंद्र सरकार चुनाव के बाद में सोचा है कि भाई ये राजस्थान विधानसभा के चुनाव के बाद में इसको पेश कर देंगे। केंद्र सरकार की मानसिकता ठीक है, हमको जो लगता है। केंद्रीय मंत्री आए, जयपुर में हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उसने साफ शब्द में कहा कि हमने दिल्ली से आकर के अपने अधिकारियों को भेजा, यहाँ के जो जलदाय विभाग के जो अधिकारी थे उनको हमने चिट्ठियाँ लिखी कि जो DPR वसुंधरा जी के टाइम में बनी थी 37,000 करोड़ की, उस DPR में कुछ कमजोरी है, कमी, उसमें 1-2 लेटर लगाने हैं। और वो लेटर इस बात के लगाने कि जितना फ्लड का पानी आता है, बरसात का पानी आता है, उस पानी में से हम कितना हिस्सा पानी दे सकते हैं, उसमें एक लेटर लगाना था। लेकिन राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत की सरकार है, इन लोगों ने उस DPR में संशोधन करके नहीं दिया। मैं तो इसकी मांग करता हूँ, और ये इनको भुगतना पड़ेगा राजस्थान सरकार को। आरोप ये लगा रहे हैं केंद्र की सरकार इस ईस्टर्न कैनाल को पानी जो काली चंबल का पानी बह करके जो जा रहा है, उस पानी का 13 जिलों के लिए लाया जाए तो पीने के लिए व्यवस्था होगी, कई जिलों में खेती के लिए भी काम आएगी। इसलिए मैं इस ईस्टर्न कैनाल के लिए दोषी मानता हूँ राजस्थान सरकार को। इन्होंने कहा था कि हम सवाई माधोपुर पासना बांध से द्वारा इन 13 जिलों को पानी देंगे। मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने DPR बनाई, बता रहे थे कि 280 करोड़ की तो DPR बन गई, वो DPR का पता नहीं, और उसका चंबा, उसका पानी जो सवाई माधोपुर का जो पासना बांध, उसका अता पता। इसलिए ये ईस्टर्न कैनाल को इन लोगों ने 5-4 साल तक राजस्थान की सरकार ने इसको पटक रखा है। केंद्र की सरकार बार बार कह रही है, PSD के जो मंत्री हैं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर में आके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग करके उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमको CD दी, आप पढ़ लीजिए, फला फला तारीख को हमने राजस्थान की सरकार को चिट्ठी लिखी और राजस्थान की सरकार के अधिकारियों को टाइम दिया, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही, लेकिन ईस्टर्न कैनाल के राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार का सहयोग नहीं किया, इसलिए वो पेंडिंग है। अलवर जिले की बात करते हैं तो अलवर जिले में कानून व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से, और जिस तरह का माहौल है, तो SP बैठने के बावजूद भी अलवर जिले में घटनाएं होती रहती है, तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में अलवर जिला तो राम भरोसे भी चल रहा है। ये अलवर जिला तो राम के भरोसे है। ये बाबा, ये भगवान श्री राम की जो 72 फुट की प्रतिमा लगी है ना, इसने थोड़ा बहुत बचाव कर रखा है, लेकिन सरकार के भरोसे, ये सरकार तो केवल से केवल यहाँ के जो विधायक है ना, आप जैसे अलवर जिले में 11 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, वो जितने बाकी जो विधायक वो भी और जो मंत्री वो भी उस प्रदेश, उस विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं। वो जो कहते हैं वो SP, DSP, एडिशनल SP, आपका SDM, तहसीलदार, उनके इशारे पे काम करते हैं। ये सरकार तो केवल मुख्यमंत्री ये है कि इसको खुश करके रखो, कहीं बीच में कहीं उधर ना चले जाएं और सरकार को कोई खतरा ना हो जाए। सत्ता पक्ष के विधायक
कहीं सच्ची बात ना कह दें। सत्ता पक्ष के विधायक जो सच्ची बात कह देते हैं तो वो बात सरकार की किरकिरी होती, नंगा वो हो जाता है कि भाई ये तो खुला खेल हो रहा है। लेकिन उनके मुंह बंद कर रखे, उनको खुश कर रखा है, आप तो शांत रहो, आपकी फुल चलेगी, एसपी, कलेक्टर, एसडीएम सब आपकी बात मानेंगे। राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में कुर्सी की लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई है, तो आपको नहीं लगता राजस्थान का विकास और प्रभाव पड़ा है? लगभग 2 साल तक ये कोरोना काल हुआ। कोरोना काल के साथ साथ ये 5 स्टार होटलों में पूरे विधायकों को ले जाकर के बैठाए रखे 40 दिन तक, और ये सरकारी पैसा खर्च हुआ। इस राजस्थान प्रदेश में जो आज सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरार नहीं है, सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, गांव गांव में ताले लग रहे हैं। हमारे यहाँ भी ताले लगे, ग्रामीणों में अध्यापक चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। इसलिए ये तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है सरकार, राजस्थान सरकार है। अलवर जिले के बाद अगर अपन अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ किस तरह के हालात हैं और वहाँ जो कांग्रेस ने कितना विकास करा है, क्या स्थिति है? अलवर ग्रामीण में, अलवर विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण में ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा था मैंने जहां सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था, स्कूलों में भवन की व्यवस्था नहीं कराई हो। आज एक सड़क जा रही है नटनी का 12 से लगा के जयपुर रोड से, और आपका राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जाती है और वो आगे चली जाती है कठुमर, उस आगरे रोड पे जाती है। वो रोड बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। वो हमने सीआरएफ का रोड जो बनवाया था, और वो वसुंधरा जी के टाइम में वो बना, उसमें पुलिया बना नटनी का 12 पे, ये 12 बियर कहते हैं उसको, और गांव के लोग उसको नटनी का 12 कहते हैं। आज तक उसमें पेज नहीं डला, एक भी गांव में सड़क नहीं। मुझे तो मैं एक गांव चला गया, मुझे हंसी आ रही थी। एक पिछले बजट सत्र में इन्होंने क्या किया, जो केंद्र की जो योजनाएं हैं सड़क की, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पहले उन गांव को सड़कें होती थी जिन गांव में सड़कों की व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार ने उसको बदल के ऐसे किया, जिन गांव में सड़कें हैं उन सड़कों का चौड़ाईकरण के लिए उनको सड़कों को जो एक गांव से कई गांव को जोड़ती हो, उन सड़कों को पीएमजीएसवाई से बढ़ाया जाए। राजस्थान सरकार यहाँ से प्रस्ताव जाते हैं, केंद्र से पास हो जाते हैं। एक मालाखड़ा बाईपास से वाया हल्दीना, हल्दीना से नेतला, नेतला से आपका जाती वो बांबोली की तरफ। यहाँ के मंत्री ने, मैंने देखा इसने 5 जगह पत्थर लगाए हैं, और उसका नाम क्या रखा है, जो बजट सत्र में जब जो जितनी स्कीमें होती हैं वो बजट सत्र में वो पास होती हैं, जो बजट सत्र होता है उसका नाम रख दिया मुख्यमंत्री सड़क योजना, नहीं मुख्यमंत्री बजट घोषणा सड़क, मुख्यमंत्री बजट घोषणा। क्या होती है बजट? बड़े सारे काम बजट तो राजस्थान सरकार की विधानसभा चलती है बजट सत्र में, पीएचडी या आपका पीडब्ल्यूडी, जितने डिपार्टमेंट है उनका बजट तो पास होता ही है। जब टीकाराम जूली कैबिनेट मंत्री जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमने तो ऐतिहासिक विकास करा दिया अलवर ग्रामीण में, उसको चमका दिया, बहुत जबरदस्त विकास करा। मैं आपको निवेदन करूं पुष्पेंद्र जी, ये आपने अच्छी बात कही है। आप किसी गांव में जाकर के गांव के लोगों से बात करके पूछो, अब तुम्हारे गांव में सड़क बनी नहीं बनी, किसी गांव में जाके बता दें। और मैं आज फिर बता रहा हूं कि हमारे टाइम के जो बोरिंग थे, जल स्तर नीचे चला गया, वो पानी नहीं मिलता गांव के लोगों को। आपको मैं एक निवेदन करूं कि यहाँ जो स्कीम आती थी जो विद्यालयों के भवनों के लिए, वो स्कीम अल्पसंख्यक का एक डिपार्टमेंट था, उससे हमने किशनवास पंचायत समिति में हमारी 10 पंचायतें लगती थी, उनमें हमने वो सारी स्कूलों की बिल्डिंग बना दी। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर ग्राम पंचायत, इन लोगों ने उस प्राथमिक विद्यालय से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दी। अध्यापक नहीं, प्रिंसिपल नहीं है, कैसे स्कूल चलेंगे, कैसे? भवन है ही नहीं, भवन रहित। और सड़क तो नाम की तो कोई चीज नहीं है, सड़क तो बची नहीं। हमारे टाइम में जो सड़कें बनी ना, उसमें ये पेच वर्क नहीं करा पा रहा है हमने, जो एक गांव को नहीं छोड़ा बिना सड़क के। अभी जो भारत में हिंदू मुस्लिम का
बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति कई बार देखने को मिलती है और ऐसे हालात हो जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी होती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन बड़ी मस्जिदों में गए हैं और वहाँ के जो मौलवियों से मिले हैं, वार्ता कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तनाव नहीं हो, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारा बढ़े। तो ये मुद्दे की बात है कि इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आज मैं अखबार पढ़ रहा था, जो मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो निश्चित रूप से मदरसे की और मंदिरों की बात और मस्जिदों की बात की, हम सबसे मिल करके बात करेंगे, सद्भावना भाई इसमें। ये हिंदुस्तान है, आज़ाद है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सबको मिलकर चलेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कांग्रेस को सिर्फ भड़काने से वोट मिलता है उनका, मुसलमानों का, उनको डर दिखाया जाता है। ये कांग्रेस के लोग डर दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो तुम्हारे सारे अधिकारों को छीन लेंगे, संविधान को बदल देंगे। जो संविधान में व्यवस्थाएं हमने दी हैं, तुमने क्या दी है भैया? सरकार में आज आरक्षण की जो व्यवस्था दी अम्बेडकर ने दी, अनुसूचित जाति जनजाति को और अल्पसंख्यकों को, जो आज देश में जितनी योजनाएं हैं ना, केंद्र की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कोई जाति थोड़ी दी जाती है, सबको बराबर का अधिकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लेकर चल रही है केंद्र की सरकार। तो हम तो चाहते हैं, मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, दोनों बार मुझे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अल्पसंख्यक का वोट मिला है, अनुसूचित जाति का वोट मिला, अनुसूचित जनजाति का वोट मिला है। आज भी मैं ज़्यादा बड़ी बात तो ईश्वर से डर के कह रहा हूँ, सामने तो कौन हो गए तो भगवान जाने, कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी के रूप में या अलवर ग्रामीण से उतारती है, मैं 50,000 वोट से जीतूंगा, ये जनता का विश्वास है। और मैं 1 अक्टूबर से दौरा भी कर रहा हूँ इस संबंध में। मैं गांव-गांव में जाके पूछूंगा कि तुम्हारे गांव में क्या काम हुआ है शिक्षा का, तुम्हारे गांव में कितनी स्कूल बिल्डिंग बनी है, तुम्हारी सड़कों क्या काम हुआ है, पानी की व्यवस्था हुई है, चिकित्सा के लिए पीएचसी में डॉक्टर है या नहीं है, मैं पूछूंगा जाकर। हो रहा है कि जिस तरह से जो सरकार है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही कांग्रेस पार्टी से दूर हुए हैं, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीस समाज से दूर हो गई और उसका जनाधार घट गया। अब स्थिति ये है कि उसको विपक्ष का नेता भी नहीं मिल पा रहा है लोकसभा में। तो क्या कारण है कि सभी समाज कांग्रेस से दूर हुए? देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण की बात कह के 30% जो आबादी देश में है, 30, कहीं अनुसूचित जाति के लोग 17% है, कहीं 15% है, अनुसूचित जनजाति कहीं 15 है, कहीं 12 है, तो 30% आबादी इस देश में है अनुसूचित जाति की। लगभग 10%, 8% आबादी अल्पसंख्यक की है। ये 40% जो आबादी है, ये तो ये समझते थे तुम्हारा तो बंधुआ वोट है, बैंक वोट है, और इनको को आरक्षण के नाम से वोट लेते थे, आज़ादी के नाम से वोट लेते थे। अल्पसंख्यकों को ये कहते थे तुम्हारे हिमायती हम हैं, वाले हम हैं, तुमको यहाँ लालन पालन से हम रखते हैं, भाईचारे से रहते हैं, सद्भावना करते हैं, ईद पे हम ईद मिलन करते हैं, और भाजपा के लोग तुमसे ईद मिलन नहीं करते हैं। ये केवल दिखाते तो कुछ है, करते तो कुछ नहीं, खाली दिखावा करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विश्वास अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक का इसलिए बढ़ा है कि केंद्र की जो सरकार 8वीं साल हो गई, 8 साल से जो कर रही है, 5 साल पहले रही, 3 साल अब हो गई, और बचा 8.5 साल हो गई। केंद्र ने जन कल्याणकारी योजना ये लाई है, उस जन कल्याणकारी योजना से जनता का विश्वास बढ़ा है। आज भारत का कद है ना, वो बहुत ऊंचा है। वो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उसका सोच अच्छा है, उसने गरीबी को देखा है, गांव को देखा है, इसलिए वो जानते हैं कि इस देश को क्या चाहिए, और वो जनहित में जो काम कर रहे हैं ना, वो आगे आने वाली पीढ़ियां इस देश की याद करेंगे नरेंद्र मोदी। तो जाटव, इन्होंने सभी सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से स्पष्ट देते हुए अपनी राय रखी। अगली शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पुष्पेंद्र कुमार।